आज हम जानेंगे कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमें इतिहास में, और क्यों जानेंगे, ये क्यों जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप किसी के द्वारा भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी संस्थान से, किसी के भी साथ पढ़ रहे हो, अपने आप से पढ़ रहे हो, पर आपको ये जानना ज़रूरी है हमेशा कि आप क्या सही दिशा में पढ़ रहे हैं, आपसे कुछ छूटा तो नहीं। इसी कारण से आज ये पूरे जो मैपिंग की गई है, मैपिंग करने का एक और मकसद है। अगर मैं आपको लिख के एक एक वर्ड बताती तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता, और आजकल के बच्चों के पास एक ही तो कमी है, सबसे ज़्यादा समय बहुत कम है उनके पास। इसलिए मैंने मैपिंग बना दी है। आप इससे पता कर सकते हैं कि क्या मैंने कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ ली है या फिर कुछ पोर्शन बचा तो नहीं है। जब भी आप कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई जो आपका करियर बनाने वाली, आपका भविष्य निर्माण करने वाली है, अक्सर हम वहीं पे सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जान ही नहीं पाते। अक्सर हम सोचते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए, कुछ आसान मिल जाए, इस चक्कर में हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमें खुद जांचना और परखना चाहिए कि जिससे हम पढ़ रहे हैं, जहां हम पढ़ रहे हैं और जिस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्या उसके ओरिएंटेड ही हमें पढ़ाया जा रहा है, वो सही दिशा में हम चल रहे हैं। पता चले कि हमने 2-3 साल लगा दिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, और जब हम एग्ज़ाम रूम में जब हम गए तब हमें रियलिटी पता चली कि अब तक जिस दिशा में हम दौड़ रहे थे, सच में तो हमें वहाँ जाना ही नहीं था, हम इधर उधर ही भाग रहे थे। और आज के एग्ज़ाम्स की सच्चाई यही है, यही रियलिटी है। देखिए कितना कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन तो बढ़ गया है पर सिलेक्शन भी हो रहा है। तो अगर आपने कोई चीज़ सोच लिया, अगर आपने कुछ बनने का सोचा है तो आप बन सकते हैं, पर सच्चाई को ध्यान रख के चलिए। कंपटीशन बढ़ा है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों एक साथ करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं स्मार्ट वर्क कर लिया, ऊपर से पढ़ लिया, वो पहली बात थी। आज हर कोई गवर्नमेंट एग्जाम को, हर कोई अधिकारी बनना चाहता है, पर पहले इतना क्रेज नहीं था। धीरे धीरे जैसे क्रेज बढ़ता गया, कंपटीशन बढ़ता गया। कंपटीशन में क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी नहीं बदलेगा, सब सेम रहेगा। बदलेगा उनका पूछने का तरीका। अब वो आपसे ज़्यादा एडवांस है, वो एग्जामिनर हैं तो ज़्यादा एडवांस ही होंगे। जो चीज़ आप सोचते हैं कि ये नहीं पूछी जा सकती, जो पोर्शन आप सोचते हैं कि नहीं पूछा जाएगा, अक्सर वो उसी से सवाल पूछ लेते हैं। तो इसलिए हमें हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क करना है। आज के समय में स्मार्ट वर्क की परिभाषा, डेफिनेशन भी चेंज हो गई है, वो भी बात करेंगे कभी आज का स्मार्ट वर्क क्या है। परंतु आज हम भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। भारतीय इतिहास का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। ना सिर्फ इतिहास, हमें यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम्स में भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपीएससी। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस भी क्रैक करना चाहते हैं, तब प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है इतिहास, मेंस में भी आता है और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। अब इंटरव्यू में कहेंगे आप क्यों मैम? इंटरव्यू में इसलिए पूछ लिया जाता है, अगर जैसे आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं खुदाई चलती रहती है, पुरातत्ववादी कहीं ना कहीं खुदाई करते रहते हैं, कोई ना कोई खोजबीन चलती रहती है। अब करंट में वो मुद्दा रहा और आपके इंटरव्यू भी इसी आसपास आए तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। और अगर नहीं करंट में रहा और आपने ऑप्शनल हिस्ट्री चूज किया है तब भी पूछ सकते हैं, और उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि भाई आपने हिस्ट्री अपना ऑप्शनल चूज नहीं किया तो वो इंटरव्यू में कुछ पूछेंगे नहीं। हिस्ट्री आपने प्रीलिम्स और मेंस में तो पढ़ी है ना, तो पूछी जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, जानेंगे कि हमें किस तरीके से भारतीय इतिहास को पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है हमें भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। कौन से काल के बारे में पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। आप देखिए ये ऑल ओवर जो ये मैपिंग है इसको समझिए, ये सिर्फ ये भारतीय इतिहास ही है, ये सब कुछ इतिहास है, सब कुछ हिस्ट्री है, पर इनका डिवाइडेशन कर दिया है, इसको अलग अलग बांट दिया गया है। आप समझ सके आसानी से, आसानी हो पढ़ने में, समझने में, इस कारण से इनको अलग अलग बांट दिया गया है। तो वो जो डिवाइडेशन किया गया है उसी के बारे में आज जानेंगे। है ऑल ओवर सब इतिहास ही। चलिए, तो पहला है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल, उत्तर यानी कि आगे, तो उत्तर पाषाण काल और थर्ड ऐतिहासिक काल।
ये 3 काल हैं। अब इन 3 कालों को भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। स्टोन एज, पत्थरों का काल भी आप कह सकते हैं। पाषाण क्या होते हैं? पत्थर। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से, ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। तो पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 BC। अब BC, इसको BC इंग्लिश में BC भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट इसकी फुल फॉर्म है। तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व, ये पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन क्या है? 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व। 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व है मध्य पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन। नव पाषाण काल 7,000 ईस्वी से, ईस्वी पूर्व से, अर्थात 7,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व। देखिए ईस्वी पूर्व ही चल रहा है, अभी ईस्वी पूर्व ही है। 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व और नव पाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व, या फिर आप कहें बिफोर क्राइस्ट। तो ये प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ये फर्स्ट पोर्शन है इतिहास का। क्लियर? यहाँ आप एक बात याद रखिए, जो BC है अर्थात ईस्वी पूर्व है, ईस्वी पूर्व में जो काउंटिंग है अर्थात गिनतियां हैं वो रिवर्स में चलती हैं, उल्टी चलती हैं। आप देख भी रहे होंगे 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। यहाँ भी आप देखेंगे 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व, इसमें देखेंगे 7,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व। तो आप इस बात को याद रखिएगा, छोटी सी बात, आप वैसे तो सभी समझदार हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो पता भी होगा, पर फिर भी बतानी ज़रूरी है कि जो ईस्वी पूर्व की काउंटिंग है वो रिवर्स में चलती है, उल्टी गिनती में चलती है। उल्टी, हम बचपन में उल्टी गिनती और सीधी गिनती पढ़ते थे ना, रिवर्स काउंटिंग, वही रिवर्स में चलती हैं। तो ये है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। हम प्रागैतिहासिक काल में ये 3 काल पढ़ेंगे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये स्टोन एज है। इस एज में आप कह सकते हैं इसमें पुरातत्ववादियों के द्वारा खोज जो की गई है वो जमीन के अंदर से की गई है। पत्थर से बने औजार मिले हैं, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बस औजारों के माध्यम से ही इसकी जानकारी मिली है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अब बात करेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल की। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? ऑल ओवर देखेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल का 3,000 BC अर्थात 3,000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अब इसको बांटा किन तरीके से गया है, किन कालों में बांटा गया है, क्या पढ़ते हैं हम इसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये 2 पढ़ेंगे हम। सिंधु घाटी की सभ्यता में बिल्कुल लिखाई हुई है, लिपियां हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में लिपि हैं, पर लिपि तो हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा चुका है। यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल में है यहाँ पे लिपि भी नहीं है, यहाँ सिर्फ पत्थर के औजार हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है इस काल की। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आज इंट्रो वीडियो है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, पर एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं से कुछ नहीं छूटना चाहिए। एग्जामिनर का हमें क्या पता वो कहाँ से क्या पूछ लेगा। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे इसमें और वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। अब आप बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता मैम ऐतिहासिक काल में आती है। नहीं, वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल में बिल्कुल पढ़ी जाएगी, प्राचीन काल में पढ़ेंगे, पर हम वो पढ़ेंगे उस काल के बारे में। ये डिफरेंस याद रखिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है इस बारे में।
आप इस बात को याद रखिए कि आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जिनका टाइम ड्यूरेशन है 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, और वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एनसीईआरटी में ये दे रखा है या यहाँ पे ये दे रखा है, पर जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कोई भी एक डेट दे रखी होती है, आपको उसी में से सही और गलत चूज करना होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल, अब आप जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम वैदिक काल तो हम ऐतिहासिक में पढ़ते हैं, फिर आप आद्य ऐतिहासिक में क्यों बता रहे हैं। अब इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। आप दूर कैसे करेंगे? वैदिक सभ्यता, वैदिक आप अगर जानते हैं तो हमारे यहाँ पर अक्सर जब वेदों को पढ़ाया जाता था तो लिखा नहीं जाता था, इसी कारण से हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का क्या था, वो कोई भी काम करते थे, कुछ भी करते थे, लिखित करते थे। परंतु भारत में क्या था, बहुत प्राचीन सभ्यता होते हुए भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले। लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारे यहाँ पर वेद भी अगर सुनाए पढ़ाए जाते थे, आप पुराने माइथोलॉजिकल सीरियल देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि वो बाँचते थे, अर्थात कहते नहीं है गीता बाँच रहे हैं, रामायण बाँच रहे हैं, बाँचना अर्थात बोलना। तो सामने शिष्य बैठ जाते थे और वो बताते थे कि इस तरीके से ये होता है। ज्ञान जो वो बोल के बताते थे, कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे कि कोई पर्टिकुलर लेसन पढ़ाए जा रहे हैं आज की तरह। तो वो जो हम टाइम ड्यूरेशन पढ़ते हैं वो इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना, यहाँ पे हमें साक्ष्य तो मिले हैं पर हम पढ़ नहीं सके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली है पर हम उसको पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक भी। और वैदिक सभ्यता में क्या था, वैदिक सभ्यता में वैदिक ज्ञान जो था वो बांचा जाता था, यानी शिष्य सामने बैठ गया और उसको कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से बताया जा रहा है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है। तो उसमें भी लिखित साक्ष्य नहीं है, इस कारण से इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता में रखा जाता है। और जो हम आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो पढ़ते हैं हम प्राचीन काल में, ऐतिहासिक काल में। आगे जो प्राचीन काल पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ऋग्वैदिक काल, अथर्ववेद, सामवेद, हम वो सब पढ़ेंगे ऐतिहासिक अर्थात प्राचीन काल में। तो ये डिफरेंस है, ये दोनों कालों में डिफरेंस है। हमने जान लिया प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम ऐतिहासिक काल को देख लेते हैं कि ऐतिहासिक काल को किस तरीके से बांटा गया है। ऐतिहासिक काल, ये देखिए ये एरो, ये इधर सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। हम इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, जो हम नॉर्मल तरीके से हमें पता होता है कि हमें यूपीएससी में लिखा भी है कि हमें एंशिएंट पढ़नी है, मिडिवल पढ़नी है और मॉडर्न पढ़नी है। तो ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे और प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इस प्राचीन भारत के इतिहास में। तो ये डिफरेंस है इस वैदिक सभ्यता में और यहाँ जो हम वेदों के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे वो हम प्राचीन भारत के इतिहास में। क्लियर? इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी। यहाँ पे देखिए 600 ईस्वी पूर्व है, 600 ईस्वी पूर्व से यहीं पे हम ईस्वी में आ गए हैं, प्राचीन भारत में ही आ चुके हैं। तो 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी, एडी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एनो डोमिनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी बोलते हैं, एडी, ईस्वी पूर्व को इंग्लिश में एडी, एनो डोमिनी। तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल में। फिर बात करेंगे मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे हम। मध्यकालीन भारत का टाइम ड्यूरेशन है 712 ईस्वी से 1707, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, ये टाइम ड्यूरेशन आएगा मध्यकालीन भारत में। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम 1707 ईस्वी से आज़ादी तक पढ़ेंगे, जब तक हमें स्वतंत्रता मिली थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद के टाइम ड्यूरेशन को, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद भी शासक आए थे मुगल काल में, ऐसा नहीं है कि नहीं आए थे। पर 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उस टाइम ड्यूरेशन से आज़ादी तक जो हम
काल बांटा है हमने, उस जिस काल को रखा है वो है आधुनिक भारत का काल। आधुनिक भारत काल ये प्री में आएगा, यहाँ तक प्री के लिए होता है। अब मेंस में क्या होता है, मेंस का जब आप मेंस में सिलेबस देखेंगे मेंस का, तो उसमें लिखा होता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के बाद, आज़ादी के बाद भारत। ये मेंस में आता है, यूपीएससी मेंस में क्लियर तौर पर जब आप सिलेबस देखेंगे वहाँ पे लिखा होता है आज़ादी के बाद भारत। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी तो कितनी सारी सिचुएशन थी, कश्मीर का मुद्दा था, जो जितनी भी रियासतें थी उनका विलय करना था, राज्य बनाने थे, तो कितने सारे मुद्दे थे। तो वो सब जो हम पढ़ते हैं, नेहरू जी का टाइम पीरियड, इंदिरा जी का टाइम पीरियड, यानी कि कह सकते हैं अब तक, आज़ादी से अब तक को जो हम रखते हैं जिस पीरियड में, वो है आज़ादी के बाद का भारत। और ये मेंस में पूछा जाता है आपसे, तो इसको आप याद रखिएगा, मेंस में ये एक्स्ट्रा होता है पढ़ने के लिए। चलिए, तो हमने देख लिया ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, एंशिएंट, मिडिवल और आधुनिक, जो हम नॉर्मल तौर पर हम जानते हैं यूपीएससी के लिए कि हमें ये पढ़ना है। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से वंश, सल्तनत, किस का टाइम ड्यूरेशन पढ़ा जाएगा प्राचीन भारत के इतिहास में। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम अब बांटेंगे, डिवाइडेशन याद रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, उसका डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें कौन कौन सा पोर्शन कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है हमें प्राचीन भारत के इतिहास में। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और आपके सोर्सेज क्या होंगे वो पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप किताबों पे किताबें लाते जाइए, किसी ने कह दिया इस राइटर की उठा लीजिए, किसी ने कुछ कह दिया, सबके सजेशन, कहते हैं ना 100 मुँह और 100 बातें होती हैं, कब तक पढ़ेंगे और कितनी बुक्स पढ़ेंगे। चलिए, वो एक अपना अलग मुद्दा है, जागरूक होना चाहिए। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी जो है, आज भी हम बहुत पढ़े लिखे हैं पर क्या हम जागरूक हैं, समझदार हैं? अपने आप से पूछें, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि किसी ने कुछ भी पढ़ा दिया सिर्फ पढ़ रहे हैं। जांच और परख ही नहीं रहे हैं कि हमें सही पढ़ाया जा भी रहा है या नहीं, एग्जाम ओरिएंट पढ़ाया जा रहा है या नहीं, क्योंकि पैसा और टाइम आपका जा रहा है। आप वहां जाकर कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, और चलो कह भी दिया, क्या सुना जाएगा, कौन सुनेगा। चलिए, ये सच्चाई है। बहुत बहन भाई मेरे ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं कह रही हूँ, अगर वो इस तरीके के हालात का शिकार हो चुके हैं तो पता होगा। तो ये सच्चाई है कि जागरूक रहिए, कुछ भी काम करने से पहले, वो पढ़ाई हो, कोई मार्केट में सामान लेने जाना हो, कहीं भी जाना हो, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, 16 महाजनपद थे। ठीक है, सब कुछ आज सिर्फ इंट्रो है, ये याद रखिए, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, BC, ईसा पूर्व है ये भी। फिर पढ़ेंगे हम मगध साम्राज्य, घनानंद, सुने होंगे आपने, घनानंद का काल था, मगध साम्राज्य पर, मगध पे शासन करता था। नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं सुना तो जब पढ़ा नहीं, अभी तैयारी शुरू करिए तो कैसे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब शुरू आराम से डिटेल से शांति से देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे पर इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब तक एग्जाम क्रैक ना हो जाए तब तक ना भूलें हम। ये सच्चाई है, इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि इस तरीके से पढ़ाऊंगी, इस तरीके से पॉइंट्स कवर कराऊंगी कि आप भूलेंगे नहीं जब तक एग्जाम क्रैक नहीं कर देते। और इस बात को, एक बात और आप याद रखिएगा कि एग्जाम पैटर्न नहीं बदल रहा, बिल्कुल नहीं बदल रहा, पर उनका पूछने का तरीका तो बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इतिहास, राजनीति विज्ञान सब एक ही है, पर वो क्या बदल रहे हैं, अपना सवाल पूछने के चेंजेस बदलते जा रहे हैं उनके। जो बच्चा उस पर काम कर रहा है, जो बच्चा बच्ची जो भी फ्रेंड्स उस पर काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हैं, जो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, वो ही सिलेक्शन ले रहे हैं। सबका सिलेक्शन तो नहीं होता ना, लाखों एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं।
तो महाजनपद काल पढ़ेंगे, फिर मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पढ़ने के बाद हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य से आगे का टाइम ड्यूरेशन मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्ताज डायनेस्टी अर्थात गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, और फिर हर्षवर्धन काल। ये हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। महाजनपद काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल के बाद हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्ता डायनेस्टी अर्थात गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। ये हर्षवर्धन काल तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत अब समझ लिया कि हम प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन मिडिवल इंडिया की, मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ा जाएगा, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये देखिए। नहीं तो आप अगर PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, या पर्सनल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नंबर नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इसकी PDF भी मांग सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम वर्किंग है, नहीं हमें टाइम मिल पा रहा और हमें UPSC भी क्रैक करना है, हमारे सर पर बर्डन इतना है, घर की जिम्मेवारियां हैं, शादी भी हो चुकी है, या आप लेडीज़ हैं और वर्किंग भी हैं साथ में, क्योंकि घर की जिम्मेवारी हैं, ससुराल में रहती हैं, समय नहीं मिल पा रहा नोट्स बनाने का, तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, PDF मिल जाएगी आपको। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत को 1712 ईस्वी से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक क्या पढ़ेंगे। अभी इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया है दो भागों में, एक पूर्व मध्यकालीन इतिहास और उत्तर मध्यकालीन इतिहास। पूर्व मध्यकालीन इतिहास और उत्तर मध्यकालीन इतिहास किसको बांटा है, ये हमने मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है, कितने भागों में, दो भागों में बांटा है हमने मध्यकालीन भारत को। एक पूर्व मध्यकालीन इतिहास और उत्तर मध्यकालीन इतिहास। पूर्व मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है, 8वीं से 13वीं शताब्दी, शताब्दी अर्थात 100 वर्ष। और उत्तर मध्यकालीन 13 से 18वीं शताब्दी। अब देखते हैं कि पूर्व मध्यकालीन को हमने किस तरीके से बांटा है, क्या क्या पढ़ा जाएगा। पूर्व मध्यकालीन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तर भारत, ये यूपी का एरिया है ना, उत्तर भारत में ही आता है ना, तो उत्तर भारत इधर का सारा एरिया ये, तो उत्तर भारत यूपी साइड का ये सारा जितना भी यूपी से लगा सारा एरिया है, तो उत्तर भारत पढ़ेंगे। उत्तर भारत के बाद हम दक्कन क्षेत्र पढ़ेंगे, दक्कन पठार। दक्कन के पठार आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हिस्ट्री में भी आएगा। तो एक बात याद है रखनी है, वो क्या बात क्या है कि आपको मैपिंग के माध्यम से पढ़नी है हिस्ट्री। मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ के कवर करेंगे और इसके बैक ईयर के पेपर देखेंगे या क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तब हम जांचेंगे और देखेंगे आप उन क्वेश्चन में कि मैप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वेदांत में जो पढ़ाई कराई जाती है, वेदांत इसीलिए अलग है कि वहां पर आपको पूरा तैयार किया जाता है। ये नहीं कि आपको पढ़ा दिया, सिर्फ हमारी जिम्मेवारी खत्म, ये पढ़ लेना, इतना इतना नहीं। अगर मैपिंग है तो मैप के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा, आपके हर एक पोर्शन को डिटेल से कवर किया जाएगा कि आप एक बार पढ़ें और तब तक याद रखें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और याद रखने की जिम्मेवारी किसकी है, वो आपकी है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, आपका कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं रहेगा कि आप जब सिलेबस देखें या एग्जाम रूम में जाके बैठे और आपको ऐसा महसूस हो कि हमने पैसे कहाँ दे दिए, हम किस कोचिंग संस्थान से पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं होगा। कोशिश बिल्कुल यही की गई है कि आपको डिटेल में सारा कुछ पढ़ाया जाए और हर पोर्शन जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड आवश्यक है वो कवर कराया जाए। आपको एग्जाम ओरिएंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका बनाया जाए कि आपका एग्जाम मांग क्या करता है, क्या बदलाव आप में होने चाहिए,
कैसा दिमाग होना चाहिए आपका, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए किसी एक मुद्दे को लेकर, पढ़ने के तरीके को लेकर। ना सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है आपको, बल्कि आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया जाता है। आपको बताया जाता है कि अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है, उस तरीके पे भी काम किया जाता है। आपको पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया जाता है, क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए जो यूपीएससी मांग करता है, उन सभी बातों पर यहाँ पर बात की जाती है। क्योंकि ऑल ओवर तैयार करें ना, ऐसा नहीं है प्रीलिम्स पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा, कैसे पहले प्रीलिम्स के लिए भागेंगे, फिर मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, नहीं, ऑल ओवर एक साथ आराम से तैयारी करो और फिर उतरो मैदान में। फिर कैसे आप जंग नहीं जीतोगे, जंग ही है एक जीवन में। आजकल तो जंग ही हो गई है ना, कंपटीशन इतना बढ़ गया है और स्ट्रेस ऊपर से, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, तो पूर्व मध्यकालीन में हम बात कर रहे हैं। पूर्व मध्यकालीन में हम उत्तर भारत और दक्कन और दक्षिण भारत। अब उत्तर भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे। उत्तर भारत में पढ़ेंगे हम पाल, सेन, प्रतिहार, राजपूत। क्या पढ़ेंगे उत्तर भारत में? पाल, सेन, प्रतिहार और राजपूत, और चौहान और दिल्ली सल्तनत। ये हम उत्तर भारत में पढ़ेंगे। कब? पूर्व मध्यकालीन भारत में। और दक्कन में, जो दक्कनी क्षेत्र है, उसमें कौन से राजवंश थे? आपसे सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। चालुक्य किस क्षेत्र के राजवंश थे, कहाँ पे थे, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो चालुक्य और राष्ट्रकूट दक्कनी क्षेत्र में। तो दक्कन क्षेत्र में हम कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे? चालुक्य और राष्ट्रकूट। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में हम चेर, चोल, पांड्य और पल्लव पढ़ेंगे। ये 4 दक्षिण भारत के राजवंश है, ये पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं। चेर, चोल किस क्षेत्र के राजवंश है? तो दक्षिण भारत में हम चेर, चोल, पांड्य और पल्लव पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम उत्तर मध्यकालीन की। उत्तर मध्यकालीन भारत के बारे में, इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसमें भी 3 तरीके से डिवाइड किया है, उत्तर भारत, दक्कनी क्षेत्र और दक्षिण भारत। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ना है उत्तर भारत में। उत्तर भारत में हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल। जैसे यहाँ पे हमें पाल, सैन, प्रतिहार और राजपूत पढ़ने थे, यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है हमें उत्तर भारत में। उत्तर में पढ़ना है हमें, उत्तर मध्यकालीन में हमें पढ़ना है सिर्फ राजपूत। राजपूत यहाँ भी हैं, देखिए राजपूत ये रहे, दिल्ली सल्तनत भी है यहाँ पे भी है राजपूत और दिल्ली सल्तनत अलग। और जो अलग है यहाँ से डिफरेंस जो है वो है मुगल काल। यहाँ पे हम मुगल काल पढ़ेंगे। तो हम मुगल काल कहाँ पढ़ते हैं? मिडिवल इंडिया में पढ़ते हैं। और मिडिवल इंडिया में भी कहाँ पढ़ते हैं मुगल काल? उत्तर मध्यकालीन में। अब दक्कन क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे हम? विजयनगर, बहमनी और मराठा। तो 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक हैं ये उत्तर मध्यकालीन। तो दक्कन में, पूर्व मध्यकालीन में जो दक्कन में पढ़े थे हमने, चालुक्य और राष्ट्रकूट पढ़े थे। शताब्दी क्या थी? 8वीं से 13वीं शताब्दी। और जो यहाँ हम दक्कन में पढ़ेंगे उत्तर मध्यकालीन भारत में, वो हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी और मराठा साम्राज्य। ये 3 पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? पांड्य और होयसल। क्या? पांड्य और होयसल। और यहाँ हमने कौन कौन पढ़े थे? चेर, चोल, पांड्य और पल्लव। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जो हम पढ़ेंगे। अब शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन अगर कहा जाए यूपीएससी में तो हिस्ट्री का ही होता है, सबसे बड़ा पोर्शन जो कहा जाता है। और अगर आपने ऑप्शनल चूज कर लिया है तो 1-2 किताबें और आपको एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट क्या, कि जब हम प्राचीन भारत के इतिहास का डिवाइडेशन कर रहे थे तो कुछ पॉइंट छूट गया था मुझसे। वो ये था कि हमने महाजनपद काल देखा, मगध साम्राज्य देखा और मौर्य साम्राज्य देखा। मौर्य साम्राज्य के टाइम ड्यूरेशन में ही जो दक्षिण में था वो था संगम काल। संगम काल, इसमें भी चेर, पांड्य और चोल पढ़े जाएंगे संगम काल में। संगम काल मौर्य साम्राज्य के टाइम ड्यूरेशन का ये पीरियड है दक्षिण में। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पे हम संगम काल भी पढ़ेंगे। ये बात यहाँ पे छूट गई थी और आपको बताना ज़रूरी था। तो ये संगम काल भी हम मौर्य साम्राज्य अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास में ही हम संगम काल को भी बांटे। अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट से संबंधित साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री शुरुआत की गई है, पॉलिटी की कुछ वीडियोस हैं ही, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी कि हमें पढ़ना क्या क्या है, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेल्फ भी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे हिस्ट्री पढ़नी है। ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी ये पूरा एक वीडियो आपकी हिस्ट्री की बहुत सारी मुश्किलें ख़त्म कर देगा। आपको पता चल जाएगा कि हमने ये पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। और मेंस के लिए क्या अलग पढ़ना है? आज़ादी के बाद भारत, जब भारत आज़ाद हो चुका था, आज़ादी तक तो हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, और आज़ादी के बाद का भारत हम पढ़ते हैं मेंस के लिए यूपीएससी में। और अब तो यूपीपीएससी का भी पैटर्न पूरा यूपीएससी वाला ही हो गया है, तो सारे एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो क्यों ना एक बार तैयारी की जाए और आराम से फिर एग्ज़ाम क्रैक किया जाए।